तो गाड़ी में संगवारी में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक पल्लव बैठे हुए हैं और बहुत सारी बातें होगी। मैंने कहा कि मेरे भरोसे पे वो लोग गए थे, साथ नहीं छोड़ सकते हम लोग, जो होगा साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली बात है। हाँ सर, मतलब ये एक वाकई में बातें लोग कर रहे हैं कि भिलाई में क्राइम जो होता था पहले, गुंडे बदमाश वाला क्राइम, गैंगवार गैंगस्टर, वो अब नहीं है। मतलब मारा पीटी वाली जैसी चीजें उधर रहती है वो नहीं है। कि आप डॉक्टर थे, डॉक्टर करते करते आईपीएस, ये कैसे सर? क्या आईपीएस ही बनना था कि डॉक्टर रहना था आपको? आप इंटरव्यू में सर इस बताते हुए घटनाक्रम बताते शायद रो भी दिए थे। बिल्कुल, वो बहुत ही मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के साथ में जा रहा था और मुझे इस बात का दुख था कि मैं पीछे मतलब पर्सनल लाइफ में सर एक और लाइफ आती है, शादी, मैरिड लाइफ। शादी वादी कब हुई? लव मैरिज तो नहीं है यार? गोवा जा रहे हैं, गोवा में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है, गोवा आ गए ना छुट्टी, मतलब वहाँ पे सर मतलब आप बीचेस वगैरह जाते रहे होंगे? बिल्कुल, बगल में बीचेस थे, वहाँ पे जाना, वहाँ पे पब्स हैं, फॉरेनर्स काफी आते थे, तो दूसरे कंट्री के कल्चर से मेरे शुरू से लोगों से बातचीत करने का, संवाद करने का मेरा हमेशा रुचि रहा है। मर्डर पे अंकुश है दुर्ग जिले में, ऐसा आप एकदम स्पष्ट तौर पे, खुले तौर पे सीना ठोके बोल सकते हो। तो पहला केस आया होगा आपके पास, तो आपके बाकी जो स्टाफ रहे होंगे, तो आरक्षक बहुत दिन से रहे होंगे, कोई एसआई भी रहे होंगे, उनका हाव आपको लेके कैसा था और आप उस केस को लेके कैसे थे और कौन सा केस था पहली बार? पहला ही में जब आया था तो एक लड़की थी 22 साल की, उसको कोल्ड ड्रिंक में वो दवाइयां मिला के उसका बलात्कार 4 लोगों ने कर दिया था। तो वो जैसे ही वो केस सर, उसमें एक आपको लेके वो है कि आप नक्सली का इनकाउंटर भी किया और इलाज भी किए, ये एक मानव सेवा डॉक्टर के हैसियत से आपने की होगी, वो क्या थोड़ा साथ किए थे आपने? इसकी खबरें आई थी और सोशल मीडिया में है वो। ये 2017 की मार्च की घटना है। अति संवेदनशील क्षेत्र बुड़गुम है, वहाँ पे रणपुर थाना क्षेत्र से। वहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ नक्सलियों और पुलिस के बीच में, जहाँ पे 5 इनामी माओवादी मारे गए, जिनके ऊपर 40 लाख से ऊपर का इनाम था। आपका बचपना सर मतलब अलग अलग राज्यों में बीता है, पापा की नौकरी अलग अलग स्टेट में रही, तो आपको भी शायद स्कूलिंग चेंज करने पड़ी। बिल्कुल, वो कहानी बताइए थोड़ा सा, शुरुआत करती स्कूल में। मेरे पापा तो वो ट्रांसफर वाली जो आदत है आप बचपन से झेल रहे हैं। बचपन से झेल रहे हैं, इसलिए ट्रांसफर का डर नहीं रहा, कहीं भी कर लेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ नए दोस्त बनाएंगे, नए अधिकारी, नए नीचे नए ऊपर वाले लोगों से बातचीत होगी, और वो एक अनकंफर्टेबिलिटी नहीं रहता है कि ट्रांसफर आ गया तो क्या होगा। वो आपका मोबाइल नंबर तो बच्चे रखा हुआ है, आप खुद ही वायरल करके रखिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और गाड़ी माँ संगवारी के अगले एपिसोड हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर है, मनोरोग डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं और आईपीएस है। बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे, दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव। उनसे आज मुखातिब होंगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारी वीडियो में। और अभी हम उनके बंगले में हैं और एपिसोड हमारा शुरू होता है, देखते रहिए आप। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप बार बार कहते हैं लोगों को वो अपील, सीट बेल्ट। बिल्कुल, मुश्किल से 2-3 सेकंड लगते होंगे सर? 2-3 सेकंड लगते हैं, बहुत ज्यादा लाइफ सेविंग है। मतलब जब भी एक्सीडेंट होगा आपका एयर बैग खुल जाएगा, मेजर इंजरी, आपके हेड इंजरीज नहीं होंगी, स्पाइन की इंजरीज नहीं होंगी। चरोदा में जो एक्सीडेंट हुआ था सर कुम्हारी में, वो सीट बेल्ट नहीं जान बचाई थी। वो 20 फीट से नीचे गिरे, उसके बाद भी कोई चोट नहीं आई, 2 दिन में डिस्चार्ज हो गए। बिल्कुल।
तो गाड़ी में संगवारी में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक पल्लव बैठे हुए हैं और बहुत सारी बातें होगी। सर ये हमारा माइक है छोटा सा, ये आप लगा लीजिए, इससे आवाज स्पष्ट आएंगी। धन्यवाद। ये चले ठीक है, तो चलते हैं सर। ये गाड़ी में संगवारी सर, मतलब हमारे कार्यक्रम का जो कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे गेस्ट होंगे वो हमारे संगवारी होंगे। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ी में संगवारी मतलब मेहमान और गेस्ट सब बोल सकते हैं आप उसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर। शुरुआत आप बताइए क्या चल रहा है अभी? दुर्ग में पहली बार देश में हम लोगों ने क्रिमिनल्स था उनका डायरेक्ट इंट्रोगेशन जो है एक नया मुहिम स्टार्ट किया जी। इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। जो कम्युनिटी में जो है सभी लोग देख रहे हैं, आसपास के लोग क्राइम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है, और इससे कहीं ना कहीं समाज जो है अपने लोगों को वापस मुख्य धारा में ला रहा है। दुर्ग में देखा जा रहा था कि नाबालिग बच्चे थे आपके 12, 14, 15, 16 साल के, सबसे ज्यादा अपराध वो लोग कर रहे थे। मैं आने के पहले मैं देख रहा यहाँ चाइल्ड केयर होम, रिमांड होम, जुवेनाइल सेंटर्स, वो एक अलग अड्डा बन गए थे जहाँ बच्चे जाते थे और क्राइम सीखते थे और फिर बाहर निकलते थे, कभी फरार हो जाते थे, कभी चाकूबाजी करते थे। हाँ, अक्सर के जो बाल संप्रेक्षण गृह है वहां से खबरें आती थी। तो अब हमने वहां भी जाके बच्चों की काउंसलिंग की। यहाँ भी जो छोटे बच्चे थे उनको हमने पकड़ा, उनको समझाया, जो नशे से दूर किया। लेकिन नशा एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि गांजा, सूंघने वाला नशा, इनहेलेंट, वो बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो कहीं ना कहीं जो गांजा तस्कर थे उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई शुरू की। और इसका भी बहुत ही, जो पुलिस में जो पंचतंत्र वाली बात है, आपका नशा, आपका शराब, कबाड़, जुआ, सट्टा, यदि हम इन चीजों जो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उनको यदि हम कंट्रोल करें तो जो ट्रेडिशनल क्राइम है उसको कम कर सकते, बहुत सफलता मिलती है। हाँ सर, मतलब ये एक वाकई में बातें लोग कर रहे हैं कि भिलाई में क्राइम जो होता था पहले, गुंडे बदमाश वाला क्राइम, गैंगवार, गैंगस्टर, वो अब नहीं है। मतलब मारा पीटी वाली जैसी चीजें उधर रहती है वो नहीं है। अब आप लोग जो एक आप, चूंकि आप भी मनोरोग डॉक्टर है, साइकोलॉजिकल, तो उस पर भी काम कर रहे हैं, कहीं पुलिसिंग पे ये इम्पैक्ट आ रहा होगा। हम दोनों चीजों पे कर रहे हैं। एक टेक्निकल पुलिसिंग भी हो रही है। हमने सारे जितने गुंडे बदमाश से पहली बार पूरे राज्य में हमने उसको जो है सबके फिंगरप्रिंट्स लिया, एक डेटाबेस बनाया। करीब 1200 से 1500 लोगों का डेटाबेस बनाया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो फिंगरप्रिंट देने आता है उसके मन में भी एक साइकोलॉजिकल दबाव बनता है कि मेरी पूरे फोटोग्राफ, आधार कार्ड, सारे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और पुलिस के पास अब आ गया है, तो जब भी कहीं होगा तो हम पकड़े जाएंगे। दूसरा, सीसीटीवी पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। जितने स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, दुकान, मॉल, सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब खुद स्वस्थ आगे आके फुटेज लगाने से सर बड़ी मदद मिल जाती है। मतलब उस घर को भी और आप लोग को भी, और वहाँ पे संदिग्ध लोग, कभी कभी दूसरी जगह भी क्राइम होता है तो वो दूर होते हुए जाते हैं, तो वो भी दूसरे जिलों को भी इसमें फायदा मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि जनता से जो हमारा संवाद बढ़ा है, जितने पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सब अपनी बात रखते हैं। आपका मोबाइल नंबर तो बच्चे रखा हुआ है, आप खुद ही वायरल करके रखे हैं। मैंने अपना जहाँ भी देता हूँ मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूँ। एक सिपाही से लेके डीजी सर के पास वही नंबर है, नीचे भी एक ग्रामीण से लेके विधायक महोदय तक के पास वही नंबर है। तो इससे उनको मैं सारे व्हाट्सएप खुद देखता हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि जैसे लोग पहले जब आया तो लोग समस्याएं बहुत बताते थे, उसका सॉल्यूशंस नहीं बता पाते थे। जनता दरबार लगता था पहले, अब नहीं लगता। अब क्या है, डायरेक्ट संवाद होता है। दूसरी बात है, जनता को मालूम है कि यदि वो कोई वीडियो भेजेंगे तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। पहले लोगों को भरोसा आया है। पहले संशय होता था कि हम भेजेंगे कोई फायदा होगा, उल्टा हमारे खिलाफ तो नहीं हो जाएगा, हमारी गोपनीयता भंग ना हो जाएगी, कहीं हमारे पीछे न पड़ जाएंगे लोग। तो एक ये भी एक चीज आई है। और दूसरा बहुत बड़ी सफलता हमारी महादेव ऐप में रही है। हाँ, इस पे तो बात करेंगे फिलहाल से। तो काफी सफलता का साल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने स्कूल, कॉलेज, लगातार पुलिस वहाँ पर गई है। पहले स्कूल कॉलेज वाले भी पुलिस को अपने यहाँ बुलाने में थोड़ा पकाते थे। हाँ, कि उनको बुला लेंगे, हमारी कुछ वो मत कर ले। उनको जनरल प्रशासन के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल फील किया करते थे। लेकिन अब आप देखेंगे जिले में बहुत अच्छी चीज हुई है कि हमने 50 से ज्यादा पुलिस सहायता केंद्र खोले। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसके घर के सामने, उसके कॉलोनी में, उसके स्कूल के सामने एक पुलिस सहायता केंद्र बने। और वहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र बनता है, पुलिस का मोनोलोग रहता है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में एक डाउट रहता है। और पुलिस सहायता केंद्र के, और हमने एक अच्छी चीज क्या की है कि यहाँ पे लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ बैठ के लोग दारू पीते हैं, हुल्लड़ करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, वहीं पर एक सीसीटीवी लगाया गया है। वहाँ पे बैठ ही नहीं सकते। तो निश्चित रूप से अब जनता से जहाँ डिमांड आती है, जनता के सहयोग से
छोटे सीसीटीवी 5,000 10,000 के आते हैं, जिससे कि चेहरा पहचान में आ जाता है। हाँ सर, 12-13 हजार में 4 कैमरा लग जाता है, बढ़िया आगे पीछे सब तो हो उससे जाता है। क्या है कि जितने बदमाश लोग हैं उनके मन में बहुत भय आता है, भय उसके आता है। कारण। डर रहता है कि यार एक वो कैमरा लगा हुआ है, कैमरा आ लगा जाएंगे, हुआ। पुलिस और पकड़ लेगी। उन्हीं को हमने कहा है कि आप ही उस कैमरा का फुटेज रखो जनता से, वही हमें व्हाट्सएप कर देते हैं, जी तुरंत पुलिस जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती जी। सर अब ये तो प्रोफेशनल बातें हो गई, पर्सनल बातें करते हैं, शुरुआत से करते हैं। है। आपका बचपना सर मतलब अलग अलग राज्यों में बीता है, पापा की नौकरी अलग अलग स्टेट में रही, तो आपको भी शायद स्कूलिंग चेंज करने पड़ी। बिल्कुल। वो कहानी बताइए थोड़ा सा, शुरुआत करती स्कूल में। मेरे पापा इंजीनियर थे और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से किया था। वो यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज से, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे। जी तो आर्मी के स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में जाकर मेरी पढ़ाई हुई। स्टार्ट मैंने रांची से किया, रांची के बाद सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी के बाद पुणे, पुणे के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद गोवा, फिर ग्वालियर, इलाहाबाद। ये स्कूलिंग है, ये 7 जगह से मैंने अपनी +2 किया। मतलब स्कूल के 12 साल जो होते हैं उसमें 7 जगह पे मैंने अपना स्कूलिंग किया। कहीं पे 2 क्लास, कहीं पे 1 क्लास। अरे बाप रे। इसका एक बहुत बड़ा फायदा रहा है। इसका एक फायदा तो ये देश रहा भ्रमण हो कि गया। देश भर की डाइवर्सिटी है। दूसरा है कि क्योंकि आर्मी में क्या है, हर राज्य के लोग रहते हैं, जी तो वो जातिवाद, ये सब चीज, जातिवाद, राज्यवाद, ये सब चीजें कम रहती हैं। हाँ तो बिल्कुल, आप एक country विविधता की- आती है। एक नेशनलिज्म की फीलिंग रहती है, राष्ट्रीयता एक चीज रहती है। और आदमी बहुत ही, क्योंकि हर 1-1.5-2 साल में पोस्टिंग आती है, तो आदमी नई जगह पे जाके कैसे काम करना है जी और नए दोस्त कैसे बनाने हैं, तो ये पुलिस सर्विस में काम आ रहा है। हमारा साल 2 साल में ट्रांसफर आ जाता है। तो ये वो ट्रांसफर वाली जो आदत है आप बचपन से झेल रहे हैं। बचपन से झेल रहे हैं, तो इसलिए ट्रांसफर का डर नहीं रहता। डर नहीं रहा, कहीं भी कर आदमी लेंगे कर। जहाँ जाएंगे वहाँ नए दोस्त बनाएंगे, नए अधिकारी, नए नीचे, नए ऊपर वाले लोगों से बातचीत होगी, और जी वो एक अनकंफर्टेबिलिटी नहीं रहता है कि ट्रांसफर आ गया तो क्या होगा। जी, टेंशन नहीं है। काफी अधिकारी उसी में परेशान रहते हैं कि ट्रांसफर आ जाएगा, फिर नई जगह जाना पड़ेगा, वो चीज नहीं है। जी तो सर 7 साल आपके अलग अलग स्कूलों में रहे, मतलब आपको मेंटेन कैसे करते थे, मतलब आपको मतलब ढलना भी होता था? बिल्कुल, केंद्रीय विद्यालय में सिलेबस एक जैसा होता था। जी ट्रांसफर ज्यादातर बच्चे 2-3 साल में ट्रांसफर होते रहते थे, तो जी। एक प्रोसेस था। लेकिन निश्चित रूप से पढ़ाई में नुकसान होता है। मिडिल सेशन में कभी कोई जाना पड़ता है, जी तो कहीं वहाँ आधा सिलेबस हुआ, कहीं वो कुछ पार्ट नहीं हुआ, नया पार्ट, तो थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन इससे आदमी की वर्सटैलिटी बढ़ती है, आदमी की डाइवर्सिटी लर्निंग होती है, और आदमी जो है वो परिपक्व होता है कि कुछ भी होगा हम कर लेंगे। तो वो वाली चीज यहाँ भी मदद आ रही है। मजेदार है। बिल्कुल। सर टॉपर रहे होंगे स्कूल टाइम से कि एवरेज थे आप? स्कूल में मतलब क्लास में तो हमेशा रैंक 1-2 ही रहा है, और पढ़ाई में ये रहा मेरा। फिर +2 मैंने करने के बाद MBBS में मेरा सिलेक्शन हुआ, PMT के थ्रू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से। मैंने गोवा से 99 में मैंने MBBS ज्वाइन किया। जी 2005 सर 12वां कौन सा 91 रैंक आया था? हाँ, 99 में मैंने अपना +2 करने के बाद हाँ MBBS ज्वाइन किया। जी तो MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा में ज्वाइन किया जी, PMT उस पे तो। PMT के थ्रू। वहाँ पे 5 साल का MBBS कोर्स होता है, 5.5 साल का, 4.5 साल का MBBS, 1 साल की इंटर्नशिप। जी तो MBBS में भी काफी सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। गोवा भी अच्छी जगह थी, और वहाँ भी सर गोवा बोलते ही ना बीचेस आते दिमाग में, छुट्टी वाला मन आ जाता है, मतलब यार गोवा जा रहे हैं, गोवा में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है गोवा आ गया ना, तो फीलिंग आ जाती है कि बीचेस होंगे, छुट्टी होंगे, मौज मस्ती। तो फिर आप पढ़ाई करने गए, फिर तो बिल्कुल गोवा में हमारे कॉलेज के बगल में ही बाम्बोलिम बीच रिसोर्ट भी था। जी तो निश्चित रूप से वो भी एक एक्सपीरियंस रहा कि कैसे आसपास के डिस्ट्रैक्शंस होने के बाद भी जी आदमी अपना फोकस मेंटेन रहे। और ये भी है कि आदमी को पढ़ाई के साथ बाकी एंजॉयमेंट्स भी कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे कि आदमी ओवरवेल्म ना हो जाए स्ट्रेस से। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी कि आसपास इतने छुट्टी, सारे, मतलब वहाँ पे सर मतलब आप बीचेस वगैरह जाते रहे होंगे तो? बिल्कुल बगल में बीचेस थे, वहाँ पे जी। जाना, वहाँ पे काफी फॉरेनर्स, पब्स हैं, फॉरेनर्स काफी आते थे। जी। तो दूसरे कंट्री के कल्चर से मेरे शुरू से लोगों से बातचीत करने का, संवाद करने का मेरा हमेशा रुचि रहा है। तो इवन जो बाहर के विदेश के लोग हैं उनसे बातचीत करना, देश के वहाँ डिफरेंट कॉर्नर से लोग आते थे, जी। तो उनसे बातचीत करना, सभ्यता समझ, नए लोगों से दोस्ती करना। उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं आया, उतना नहीं था सर। हाँ, उस टाइम फोन ही हुआ करता, फोन हो जाए बहुत बड़ी बात। मोबाइल फोन आया ही था उस टाइम, जस्ट काफी कॉस्टली हुआ करता था उस टाइम। तो लेकिन काफी अच्छा समय रहा, 5 साल अच्छे। हम देश भर के बच्चे वहाँ MBBS कर रहे थे। मेडिकल कोर्स काफी स्ट्रिंजेंट सिलेबस होता है, वास्ट सिलेबस होता है। सर उस समय के जो दोस्त होंगे आपके कॉलेज के समय से, अभी कैसे बातचीत होती होगी, सब क्या बात करते हैं? हाँ, मेडिकल के दोस्त हैं, अलग अलग, कुछ लोग अलग अलग देशों में हैं, देश में अलग अलग जगह फैले हुए हैं। जी ज्यादातर लोग, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आधे लोग स्टेट
के होते हैं, तो गोवा के काफी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। अच्छा। जब भी गोवा जाता हूँ जगह जगह वो ज्यादातर डॉक्टर्स वहाँ जान पहचान के ही हैं, जी तो गोवा भी मेरा एक अल्टरनेट होम की तरह ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे 6-7 आदमी रहा है तो बहुत प्यार है। जी। और गोवा के लोग भी काफी ओपन लोग हैं, वहाँ पे अलग धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू वो तो सर डॉक्टर वाले दोस्त होंगे। आप तो आप आईपीएस बन चुके हैं, आईपीएस हैं, जिला संभाल रहे हैं, तो वो वीडियो देखते होंगे। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तत्काल उनके पास भी वीडियो पहुंच जाता होगा। क्या बोलते हैं आपको, मतलब वो देखते तो? घूम के वीडियो वापस आता है उन काफी लोगों की तरफ से। जी। और देश भर में जो वीडियो वायरल होता है उनको भी अच्छा लगता है। ये हमारा दोस्त अभिषेक हमारे के पल्ला दोस्त बोले। हैं। और उनकी डॉक्टर्स से पुलिस में बहुत कम लोग आते हैं, जी तो वो भी पूछते हैं कैसे पुलिस सर्विस में गए, क्यों अचानक चले गए, हाँ। कैसे मन ये हुआ। सवाल मैं करूंगा आपसे कि आप डॉक्टर थे, डॉक्टर करते करते आईपीएस, ये कैसे सर? क्या आईपीएस ही बनना था कि डॉक्टर रहना था आपको? पापा का शुरू से मन था कि सिविल सर्विसेज पे जाऊं। जी एमबीबीएस करने के बाद तुरंत मेरा टॉप 100 में एमडी एग्जाम में रैंक लगा और एम्स में मुझे एमडी मिल गया साइकेट्री में। दिल्ली एम्स में। दिल्ली एम्स में फिर वहाँ पे काम भी ज़्यादा रहता है, जिम्मेदारियाँ भी बहुत रहती हैं। और मेडिकल में क्या है, सेवा भाव रहता है। एक बार आप लग गए तो आप छोड़ के पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो वहीं पे मैंने 3 साल एमडी किया और एम्स बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। वहाँ काफ़ी डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, वहाँ मुझे काफ़ी सीखने को मिला, जो कि कैसे आदमी कर्मठ रह के काम करे, डेडिकेशन, परसिवरेंस, और यदि जनता के लिए काम करना है तो पूरे मन से करना चाहिए। ये चीज़ वहाँ जो सेवा भाव है, मुझे एम्स में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जी। और एम्स दिल्ली में तो ब्रांड है सर, वो तो ब्रांड है। वहाँ जगह जगह से दूर से लोग आते हैं, 1000-2000 किलोमीटर से, और उनकी परेशानियाँ आप सुनिएगा कि वो रेल ट्रेन से आए, बाहर धर्मशाला में रुके हुए हैं, फिर आके नंबर लगा के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप उनको समय नहीं दे रहे हैं तो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो दुख भी होता है। तो इसीलिए वो चीज आदमी सीखता है कि देश में कितनी समस्याएं हैं। अभी भी हमारा देश जो है आगे प्रगतिशील देश है, और बहुत कुछ करना है अभी, उसमें करना है। जिम्मेदारी भी आती है कि देश ने हमारे ऊपर टैक्स पेयर्स मनी से हमें एमबीबीएस कराया है, एमडी कराया है। एम्स में फी जो है साल का 100 रुपए फी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शासन ने काफी खर्च किया है अपने ऊपर। हाँ बिल्कुल, तो एक जिम्मेदारी है इतना बड़ा स्ट्रक्चर सेटअप सब कुछ। हाँ, तो पे बैक करें। तो पर्सनल लाइफ में सर एक और लाइफ आती है, शादी, मैरिड लाइफ। शादी वादी कब हुई? लव मैरिज तो नहीं है? अरेंज मैरिज है मेरी। 2009 में मेरी 2010 में मेरी शादी हुई जी। 9 में मैंने एमडी कंप्लीट किया, उसके जस्ट बाद मेरी शादी हुई। मेरी वाइफ भी डर्मेटोलॉजिस्ट है जी, डॉक्टर हैं वो भी। पटना से उसने एमबीबीएस एमडी किया है जी। तो दोनों, वो स्किन स्पेशलिस्ट है, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। तो जब मैंने शादी के बाद मेरा ये तैयारी का मन बना जी। मेरा छोटा भाई था, वो आईटी खड़गपुर से, उसने बीटेक एमटेक किया था। अभी डीएफओ है ना सर? वो डीएफओ है बालाघाट में मध्य प्रदेश का। तो उसने तैयारी शुरू की, साथ में मैंने भी तैयारी की। और मेरा भी मन था, मेरे अपने ही सब्जेक्ट थे, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी। तो ये भी एक दिखाता है कि यदि आप जब भी जो चीज पढ़ें वो अच्छी तरह पढ़ें। लोगों को लगता है स्कूल में कि हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स का क्या मतलब, आर्ट्स का क्या मतलब, हिस्ट्री नहीं पढ़ते लोग, ज्योग्राफी नहीं पर ध्यान नहीं देते। हर सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है और वो हर चीज काम आती है आगे। मैंने मेडिकल साइंस 2005 में एमबीबीएस कंप्लीट किया था और 2012 में जब मैंने यूपीएससी दिया तो ऑप्शनल मैंने मेडिकल साइंस रखा। तो कहीं ना कहीं यदि आप कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, हर चीज आप इस तरह से पढ़ें। शादी के बाद आपने यूपीएससी की तैयारी की और डिफिकल्ट तैयारी है। मतलब शादी भी एक तरफ घर परिवार भी है, ऊपर से आपका यूपीएससी अपने आप में घर परिवार है, अपने आप में वो पत्नी है, जो बोल सकते हो पार्टनर है वो। जब मैं तैयारी कर रहा था उसी टाइम मेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट भी हो गई थी जी। तो बेटा भी 2013 में हुआ है। 12 में आप कंप्लीट किए यूपीएससी और 13 में बेबी बेटा आ गया। 12 में एग्जाम दिया मैंने, 13 में तो मैं सर्विस में आया, 12 का यूपीएससी एग्जाम दिया मैंने। तो एग्जाम देते समय ही वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसमें भी मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का पूरा सपोर्ट मिला, इन लॉ हो या अपने पेरेंट्स हो, सबने कहा कि तैयारी। परिवार के साथ रहते हुए तैयारी कर ली थी कि परिवार के साथ रहते हुए? क्या दिल्ली चले गए मैडम? दिल्ली में ही मैं रहता था, एम्स में वही। तो अच्छा, वाइफ भी दिल्ली आ गई थी जी। तो दिल्ली घर रहते हुए तैयारी की हमने। मेरी वाइफ फिर शिमला चली गई थी कुछ कोर्स करने के, मैं भी शिमला चला गया, वहाँ पे रह के हम तैयारी किए। अच्छा। तो ये मेरा हमेशा मानना है कि हमने शुरू से सारे सब्जेक्ट को ठीक से पढ़े, बेसिक्स हमारे क्लियर है, तो वो हमेशा मदद करता है। और यूपीएससी चाहता भी यही है कि आप जो है जनरल चीजें पूछी जाए, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग, आपका क्या करना चाहते हैं आप, पर्सनैलिटी, जो इंटरव्यू होता है वो भी पर्सनैलिटी टेस्ट की तरह ही होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, क्या चीजें। तो कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए, विजन अपना क्लियर होना चाहिए, क्यों हम क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में।
और यूपीएससी की सर तैयारी के बीच में मतलब आपको भी तो परेशानी आई होगी, कभी ऐसा लगा होगा यार क्या कर रहा हूँ यूपीएससी में, तो डॉक्टर भले वाला डॉक्टर हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, सैलरी भी ठीक ठाक होगी, फिर ऐसा मन नहीं आया कभी? निश्चित रूप से कभी, क्योंकि एग्जाम हमेशा काफ़ी सब्जेक्टिव एग्जाम है, काफ़ी सारे पेपर्स हैं इसमें, जीएस के 4 पेपर्स हैं, ऑप्शनल हैं, कभी कोई ऑप्शनल अच्छा स्कोर करता है, कभी नहीं करता। काफ़ी लोग बताते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। आसपास आप देखते हैं कि 12-13 लाख लोग बैठ रहे हैं, केवल सीटें कम हैं, 300-400 सीटें हैं, तो निश्चित रूप से एक अंदर में एक अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। लेकिन हमेशा ये भरोसा था कि जब भी मेहनत अच्छी तरह किया है तो रिजल्ट अच्छा रहा है, अच्छा आएगा। और निश्चित कुछ आदमी सीखता ही है, क्योंकि यूपीएससी के आप इसके बारे में सर एक्सपीरियंस शेयर किए थे, मुझे याद है गोल इंस्टीट्यूट का कार्यक्रम था, आप उस कार्यक्रम में बोले थे कि जब आपके नंबर कम आते हैं तो फोन बहुत आते हैं और शायद नंबर ज्यादा आते हैं तो फोन ज्यादा आते हैं, ऐसा कुछ बताया थे। हाँ, मैंने वो एपिसोड थोड़ा सा बताइए क्या बोले थे। ये मैंने देखा कि एमबीबीएस में 2 बार मैं शुरू में मेरी इंजीनियरिंग की तरफ मेरा इंक्लिनेशन था, मैथ्स का स्टूडेंट था, मैं बायो साथ में रखा हुआ था। दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ, आईटी और मेडिकल में, तो पापा को ये था, मुझे मन था, तो मेडिकल में मैं शिफ्ट हुआ। वहाँ पर थोड़ा याद करना और लिखना थोड़ा मुझे मुश्किल होती थी, तो एमबीबीएस में मैं फर्स्ट ईयर में भी फेल हुआ, फाइनल ईयर में भी मैं फेल हो गया। तो फेलियर जो है बहुत कमजोर बना देता है आदमी को, और जब आदमी फेल करता है तो 10 आदमी आपको फोन करते हैं, 10 तरह के सुझाव आपको देते हैं। आदमी पहले परेशान रहता है, परेशानियां और बढ़ती हैं, देने वाले बहुत आ जाते हैं। मैंने देखा कि जब उसके जस्ट बाद मेरा प्री-पीजी में देश भर में 97 रैंक आया, तो फोन करने वालों की संख्या बहुत कम थी। क्योंकि कांग्रेचुलेट वाले लोग कम होते हैं, 10-15 लोग करते हैं, लेकिन जब आप फेल करते हो तो बहुत ज्यादा लोग आपको सहानुभूति भरी नजरों से देखते हैं, बेचारा बोल देते हैं, पीछे हंसते हैं आपके ऊपर। तो मैंने ये चीज देखा कि आदमी को खुद को ही मजबूत रखना पड़ता है, आदमी को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यदि आदमी गिरा है तो उठने की ताकत खुद में होनी चाहिए, आपको उसमें सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। 1-2 अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके हर समय साथ सॉलिड रहे। लोग क्या है, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हज़ारों दोस्त से जुड़ना चाहते हैं, बोले लाखों फ्रेंड फॉलोअर्स हैं। जब आप स्ट्रगल में आते हैं, क्राइसिस में आते हैं, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं होता। तो निश्चित रूप से कि सक्सेस तो मजबूत बनाती है आदमी को, इसीलिए आदमी को हमेशा सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, उनसे उनकी स्टोरी सुननी चाहिए, खुद को क्या किसमें पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहना चाहिए। और लाइफ क्या है, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में चलते रहते हैं, वो कहीं रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि यदि हम मेहनत करें तो हम ऐसे अपने रोल मेंटर्स बनाएं और ऐसे जॉब में जाएं जहां हम अपने लिए तो हर आदमी करता है, हम दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएं, जिससे कि एक इनर सेटिस्फैक्शन जो है हमें मिले। सर बेगूसराय मतलब बिहार के उस बेगूसराय से आता है जहाँ पे क्रिमिनल के बारे में बहुत बातें होती है, यार बेगूसराय मतलब मार धाड़ सब कुछ, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत सारे यूपीएससी निकलते भी है। वहाँ का माहौल बताइए आप, कैसा रहता था बेगूसराय में? ऐसा वहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जो महान कवि वो वहीं से निकले हैं। बहुत ही गंगा के किनारे बसा हुआ जिला है। आज़ादी के समय से वहाँ काफ़ी लोग जो है आगे बढ़े हुए हैं, काफ़ी मेहनती लोग हैं वहाँ के, तो दबंग लोग हैं, तो आपस में काफ़ी पॉलिटिक्स का ज्ञान है, हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, हर आदमी देश दुनिया की बातें करता है। निश्चित रूप से थोड़ी सी दबंग वहाँ पे कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स भी काफ़ी वहाँ पे हुए, जिसके कारण रणवीर फैना और बाकी चीज़ें, जिससे थोड़ा सा नाम खराब हुआ, लेकिन बहुत ही पूज्य धरती है। आप जैसे लोगों ने भी सर आबाद भी किया नाम उसका कि यूपीएससी ज्यादा निकलने वाले काफी अच्छे वहाँ से यूपीएससी में शुरू से ट्रेंड रहा है बिहार से कि अधिकारी बनना, IAS IPS के अलग वहाँ पे लोगों के अंदर एक चाहत है। और देश में जगह बिहार के लोग काफी रेजिलियंट होते हैं, वो देश में कहीं भी जाके टिक जाते हैं, जीवटता बहुत रहती है, वो जल्दी हिम्मत नहीं हारते। अब देखेंगे कि पूरे देश भर में आपको बिहार के लोग मिलेंगे, कहीं भी वो एडजस्ट कर जाएंगे, कोई भी भाषा हो, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक आपको मिलेंगे। तो निश्चित रूप से और ये अच्छी बात है कि इस देश में आप कहीं भी जाएंगे आपको एक राष्ट्रीयता हर जगह दिखेगी। इतनी सारी सभ्यताएं होने, इतनी ज्यादा भाषा, इतना ज्यादा अलग कल्चर होने के बाद भी हर जगह लोगों के अंदर एक भारतीयता का आपको एक सिंबल दिखेगा। तो ये इस देश की महानता है। वाकई विविधता ज्यादा, मतलब धर्मनिरपेक्ष देश बोलते हैं वो यही है। और इतनी विविध के बाद भी जो एकता की बात है वो इस देश में आपको दिखता है हर जगह। सर बस पोस्टिंग पे आते हैं, पहली पोस्टिंग आपकी दुर्ग में हुई जहाँ पे अभी है, एज ए CSP आए थे ना सर यहाँ? हाँ, यहाँ प्रोबेशनल ग्रुप में आया। पहली पोस्टिंग का मतलब उसमें थाना कौन सा मिला था? थाना नेवई थाने में था। नेवई थाना।
वो भी मतलब वो क्रिमिनल वाला बेल्ट है कहीं ना कहीं, मरोदा स्टेशन मरोदा वगैरह जो बेल्ट है। कैसा रहा आपका पहला एक्सपीरियंस एज ए टीआई? काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ 2015 में मैं नेवाई थाने में पदस्थ था 4 महीने के लिए। एकदम ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए होगे? जस्ट आया था वहाँ पे। आप देख रहे हैं वहाँ जो ओवर ब्रिज बना है अभी जी, वो उस टाइम उसके लिए बगल में झुग्गी झोपड़ी थे। हाँ, उनमें लोगों को समझा के प्रभावित थे वहाँ पे जो लोग। हाँ, उस इलाके को खाली करा के उनको दूसरी जगह उनको रीलोकेट करके जी, वो ब्रिज जो है वो जमीन उस टाइम मेरे टाइम ही अच्छा उस समय आ गए थे ना वहीं पे? आ गया था। उस टाइम जी। रेलवे का वहाँ पे फाटक हुआ करता था, बिल्कुल लोगों सर। को बहुत वेट करना पड़ता था, काफी मुश्किलातें आती थी, तो लोगों को काउंसलिंग करके उसको खुलवाया, वो एक बड़ी सफलता थी। जी। और वहाँ पे अच्छा, सर पहला केस आया होगा आपके पास, तो आपके बाकी जो स्टाफ रहे होंगे वो तो आरक्षक बहुत दिन से रहे होंगे, कोई एसआई भी रहे होंगे, उनका हाव आपको लेके कैसा था और आप उस केस को लेके कैसे थे और कौन सा केस था पहली बार? पहला ही में जब आया था तो एक लड़की थी 22 साल की, उसको कोल्ड ड्रिंक में वो दवाइयाँ मिला के उसका बलात्कार 4 लोगों ने कर दिया था। तो वो जैसे ही वो केस आया तो पहला मेरा था, तुरंत हमने टीम भेज के चारों को राजनांदगांव और कवर्धा से उनकी गिरफ्तारी की। तुरंत महिला का जो है स्टेटमेंट कराया 164 और तुरंत उसको हमने कोर्ट में पेश किया। मुझे खुशी है कि उस केस में 7 साल की सजा भी हुई। अच्छा, वो आपका पहला केस था? पहला केस था। तो उसके बाद लगातार, क्योंकि वहाँ रेलवे वहाँ पे काफी सारा जुआ सट्टे की शिकायत उस टाइम से आ रही थी, क्योंकि वो इलाका काफी जो मौदा वाला इलाका है, बेल्ट है, और वहाँ पे मार धार की शिकायतें, चाकूबाजी की शिकायतें, तो उस पर भी कार्रवाई की। लगातार घूमते थे हम लोग, तो उसके कारण जो नीचे का स्टाफ था उसमें काफी कॉन्फिडेंस से मेरा है कि सबको साथ लेके चलना है। बिल्कुल। और पुलिस में इतना एक्सपीरियंस है नीचे कांस्टेबलरी में, यदि हम उनको साथ लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे चीजों को समझेंगे, तो पुलिस के अंदर जो है बहुत कॉन्फिडेंस आता है और एक काम करने में अलग ही बिल्कुल सर। इस ट्रेनिंग का मुझे हमेशा फायदा हुआ। इसी ट्रेनिंग के कारण जो है मैं दोबारा भी दुर्ग भिलाई में आज काफी लोग मुझे जानते हैं, पहले से काम किया हुआ है, इलाका देखा सुना है, इसीलिए यहाँ पे काम करने में सहूलियत हुई। जी, बस्तर चले गए सर। इसके बाद बस्तर में तो आप लंबा रहा और बस्तर की एक से कहानी आपको लेके, इनकाउंटर से लेके मुख्य धारा लाने की कहानी, और बहुत इमोशंस भी है वहाँ के आपके साथ में, वो शेयर करिए। बस्तर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जब मैं वहाँ गया दंतेवाड़ा में 2016 में, तो उस टाइम काफी वहाँ पे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और बाकी सब आया करते थे। पुलिस की छवि जो है, पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाया करते थे कि महिला के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, मारपीट। काफी गाँव ऐसे थे जहाँ पुलिस जाती थी तो सभी गाँव वाले भाग जाया करते थे। पुलिस और जनता के बीच में काफी गैप हुआ करता था। तो वहां जाने के बाद सबसे पहले मैंने जितने वहां के अति संवेदनशील गांव थे वहां खुद भ्रमण करना मैंने शुरू किया। काफी पुलिसकर्मी भी थोड़ा डर गए कि सर वहां जाने में हमें खतरा है, लेकिन मेरा हमेशा मानना था कि हम सही उद्देश्य के साथ जाएंगे और तो जनता भी हमारा समर्थन करेगी। करीब 200 गाँव में मेरे द्वारा खुद जो है मेडिकल कैंप लगाए गए, जहाँ हमने फ्री दवाइयाँ बांटी, लोगों को ट्रीटमेंट किया, करीब 1.5 से 2 लाख लोगों का इलाज किया गया। इससे जनता की जो समस्याएं थी वो हम तक आई। पहले जो हमें देख के जनता भागा करती थी, अब फिर हम गांव जाने लगे तो लोग हमसे दवाइयां मांगने लगे, अपनी हमें समस्याएं रखने लगे। कलेक्टर साहब से बात करके वहाँ बोर्ड खुदवाया, छोटी मोटी चीजें, वहाँ पे आंगनवाड़ी खुला। इन चीजों से पुलिस और जनता के बीच में संवाद बढ़ा। हम काफी परिवार ऐसे थे जहाँ जाने का मालूम चला कि उनके क्योंकि बच्चों के खिलाफ बहुत सारे नक्सली अपराध कायम हो गए, उस डर से वो नक्सलियों के साथ है, वो अपने घर वापस आना चाहते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। उनके लिए हमने लोन वराटू अभियान लॉन्च किया, घर वापसी का अभियान चल रहा है। 1 साल के अंदर 600 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। 1 साल के अंदर 600 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 150 के करीब इनामी माओवादी थे। और दंतेवाड़ा करीब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया। पिछले 2 साल में दंतेवाड़ा में एक भी नक्सली वारदात नहीं हुई है। ये अपने आप में एक सफलता है। फिर लगातार जो है हम लोग करीब 20 से ज्यादा पुलिस कैंप खोले गए। पहले वहाँ अभी भी सुकमा बीजापुर में कैंप का थोड़ा विरोध होता है, लेकिन दंतेवाड़ा में जब भी कैंप खुले कोई विरोध नहीं हुआ। जनता को साथ लेके हम लोगों ने कैंप खोला, और पहले दंतेवाड़ा में ही कैंप खुला, उसी मॉडल को अब सुकमा बीजापुर में रेप्लिकेट किया जा रहा है। अंदरूनी क्षेत्रों में कैंप खोले जा रहे हैं। वो कैंप पुलिस कैंप ना होके वो एक ग्रोथ सेंटर्स के रूप में काम आ रहे हैं। उसी के कैंप के आसपास स्कूल खुल रहे हैं, आंगनवाड़ी खुल रहा है, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, रोड्स आ रहे हैं, बिजली आ रही है। तो कहीं ना कहीं जनता का जो गैप था पुलिस का वो कम हुआ वहाँ और पे। भरोसा जितने में सर, मतलब विकास में भी अगर माना जाए बस्तर में, तो पुलिस की भूमिका बड़ी रही, बहुत भूमिका रही है। और
काफी शहादतों के बाद जो है वो रोड्स बन रहे हैं वहाँ। जी अब एक समय था कि वहाँ पे केवल कोई फोन टावर नहीं, कोई फोन से बात नहीं हो सकती थी। जी। अब जगह जगह टावर्स लग गए हैं, एयरटेल के टावर्स लगे हैं, BSNL के लगे हैं, जियो के टावर्स लगे हैं। लोग, छोटे छोटे बच्चे आपको अंदरूनी क्षेत्र में दिखेंगे, वो फोन पे बात कर रहे हैं, वो जी। बाइक खरीद लिए हैं, ट्रैक्टर खरीद लिए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी पहली बार बस्तर में दंतेश्वरी फाइटर्स के नाम से महिला कमांडो का दस्ता बनाया, अच्छा जो कि अंदरूनी क्षेत्र में जाके वो गश्त करती थी। जब भी कैंप खुलता था वो महिला कमांडो जाती थी। तो जो पुलिस के ऊपर जो आरोप लगता था छेड़छाड़ का, मारपीट का, घर घुस के मारने का, वो पिछले 5 वर्षों में एक बार भी NHRC वहाँ बस्तर में नहीं गई है। जबकि पहले हर 2 महीने 3 महीने पे NHRC की टीम जो है टीम आ जाती थी, हाँ, और वो पेपर में, पुलिस के न्यूज़पेपर में, मीडिया में, पहले आप न्यूज़पेपर खोलते तो केवल पुलिस के निगेटिव न्यूज। हाँ। अब आप वहाँ पे जब भी अखबार खोलेंगे आपको पुलिस के पॉजिटिव न्यूज लौटने वाली खबरें आ जाती है, सड़कें बन गई, जंगल थी, पहाड़ काट के वो बना दिए, बहुत सारी खबरें आती हैं। 2016 के पहले जितनी किताबें छपती थी, जो ऑथर्स लिखते थे, तो केवल बस्तर में पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचारों को रिव्यू कर क्या करते थे। नेगेटिव खबरें बहुत जल्दी उठाते हैं लोग। जबकि 2016 के बाद एक भी किताब ऐसी नहीं छपी है जो पुलिस को निगेटिव रोल में दिखाए। ये भी एक बहुत बढ़िया सफलता रही है। और दूसरी बात, हमने माओवादियों के साथ भी काफी लोग पुलिस के साथ जुड़े, करीब 200 से ज्यादा जो आत्मसमर्पित माओवादी थे वो पुलिस में भर्ती हो गए, काफी पुलिस के सहयोगी बन गए। काफी लोगों ने जिला प्रशासन की जो कौशल प्रोग्राम है उसके अंदर एनरोल होके छोटा छोटा काम गांव में जाके शुरू कर दी। और ऐसे गांव जहाँ पे पहले बिना पुलिस के जाना संभव नहीं था, वहाँ पे पुलिस अधिकारी तक अंदर आराम से अकेले जाके घूम रहे हैं, बाइक में घूम रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता रही है। और सर उसमें एक आपको लेके वो है कि आप नक्सली का इनकाउंटर भी किए और इलाज भी किए, ये एक मानव सेवा डॉक्टर की हैसियत से आपने की होगी। वो क्या थोड़ा शायद किए थे आपने, उसकी खबरें आई थी और सोशल मीडिया में है वो। ये 2017 की मार्च की घटना है। अति संवेदनशील क्षेत्र बुड़गुम है, वहाँ पे रणपुर थाना क्षेत्र पे। वहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ नक्सलियों और पुलिस के बीच में, जहाँ पे 5 इनामी माओवादी मारे गए, जिनके ऊपर 40 लाख से ऊपर का इनाम था। 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। उसी गोला फायरिंग में एक नक्सली भी घायल अवस्था में पुलिस द्वारा पकड़ा गया। जैसे ही वो गोली लगी, उसने मदद मांगी, तो पहले लोग सब पकड़ा रहे थे कि उसको पकड़ेंगे कि वार ना कर दे। फिर भी मैंने कहा कि वो घायल है, मदद मांग रहा है, तो उसको आने का मौका देते हैं। फायरिंग हमने थोड़ी देर रोकी। वो घायल माओवादी हमारी तरफ आया और वो डरा हुआ था कि पुलिस वाले मुझे दोबारा गोली ना मार दे। लेकिन काफी वो कांप रहा था। तब भी हमने उसको समझाया कि नहीं, अब आप सुरक्षित जगह पे हो। जो 3 पुलिस वालों की हमने फर्स्ट एड किया, साथ में उसका भी फर्स्ट एड किया, और एक ही एम्बुलेंस जिससे कि पुलिसकर्मी जा रहे थे उससे उसको भेजा हमने। तो ये अलग ही दृश्य था कि एक एम्बुलेंस में एक 3 पुलिस वाले और एक माओवादी साथ में जा रहा है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टरों को भी भरोसा नहीं हुआ, नक्सली को पुलिस वाले बचाकर लाए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि उसका इलाज हुआ, वो ठीक हुआ, उसका ट्रायल चला, वो 3 साल की कैद हुई उसको। कैद के बाद अपना जो उसने जुर्म किया था उससे बाहर निकला, और उसके बाद गांव में वो खेती बाड़ी में लग गया, समृद्ध किसान हो गया। वो अपनी जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसका फायदा उठाने लगा। और जब मेरी पोस्टिंग आई तो मेरे से मिलने के लिए भी वो आया, उसके परिवार आया। आपने नया जीवन दिया, मतलब चाहते तो उसको इनकाउंटर करके एक और स्टार बढ़ा सकते थे आप। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि हम अपने निचले स्टाफ को भी उस चीज समझाएं। उनका भी उनके लिए भी एक नई चीज थी ये कि माओवादी भी हैं, वो अपने ही लोग हैं, अपने ही गांव से बच्चे वहां गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ माहौल ऐसा रहा कि उस जगह भर्ती हो गए। उसी को देख के हमने लोन मराठू अभियान को लॉन्च किया था कि जो लोग किसी न किसी कारण वर्ष वहाँ गए हैं उनको एक सर ये इनको लेके जाते कैसे, मतलब क्या इनका कैंप लगता होगा नक्सलियों का एक रिक्रूटमेंट हब होता है, रिक्रूटमेंट करते हैं नक्सली जो फिट वो कुछ लड़कों को टारगेट करते हैं। जैसे जिनके माता पिता का देहांत हो गया है, जो अकेले हैं, उनको 14-15 साल की उम्र में वो बहुत डिसीजन नहीं ले पाते, उनको ले लेते हैं ब्रेन वॉश करके। किसी परिवार में 4-5 बच्चे हैं तो उनको बताते हैं कि आपको जल जंगल जमीन के लिए अपने बच्चे को लड़ना है। तो उन घर वालों के लिए भी बहुत पेनफुल रहता है, कोई अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करके एक बार में 25-30 लड़कों को लेके जाते हैं और फिर उनको
नक्सल अभियान में पुलिस के साथ फायरिंग करवा के कुछ करके उनको अपराधी बना देते हैं। अपराधी बना एक बार उनका आपराधिक रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाता है तो वो चाह के भी वापस नहीं आ सकते। उनका नसबंदी कर देते हैं, तो परिवार से भी दूर कर देते हैं परिवार से भी उनको। दूर हो जाते हैं। तो कहीं और आपस में अगर कोई लव अफेयर भी हो गया कोई नक्सलियों तो का, उसके बाद उनको वो शादी के लिए परमिशन नहीं मिलती। परमिशन तभी मिलती है दोनों का नसबंदी हो। अरे वाह, तो कहीं क्या ना मतलब उनको परिवार ही नहीं बढ़ा पाएंगे? परिवार ही नहीं बढ़ा पाएंगे। जी। हम ये भी जब ये लोन वराटू में सरेंडर करने वाले 7 परिवारों का हमने नसबंदी का ऑपरेशन खुलवाया अच्छा। और 5 लोगों को बच्चे हुए। अरे वाह, अभी मेरे यहाँ दुर्ग आके कोई बच्चा हुआ तो दुर्ग आए थे पति पत्नी दोनों। अच्छा, और प्यार उनकी के होंगे, हाँ उनकी खुशी का अंत नहीं था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनको भी वंश बढ़े, वंश आगे बढ़ेगा, बिल्कुल। वो जो है बच्चे की खुशी ले पाएंगे। क्योंकि हर महिला के लिए, पुरुष के लिए एक सपना रहता है, एक अलग फीलिंग रहती है जब वो माँ बनती है, वो पिता बनता है। तो नक्सली तो वो अधिकार तक भी लोगों को नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। तो और मुखबिरी के शक में हजारों लोगों की हत्या हर साल कर देते हैं। मतलब जितने ग्रामीण पुलिस एनकाउंटर में साल में 30 या 35 मरते हैं, जी। लेकिन नक्सल जो है मुखबिरी के शक में करीब सैकड़ों ग्रामीणों की हत्या कर देते हैं। जनताना अदालत लगा के। जनताना अदालत लगा के, जिसमें जी। कि कंगारू कोर्ट है, जिसमें कोई एविडेंस की बात नहीं है, जो एक तरफा वो बोलते हैं। वो आते होंगे सर एकदम जैसे पिक्चरों में जो डाकू लोग आते थे घोड़े पे चढ़ के। बिल्कुल वैसा ही है। वो अपने वर्दी, काली वर्दी में हथियार बंद आते हैं, तुरंत 5-10 मिनट में अपनी जनताना सरकार लगाते हैं। जी। केवल उनकी तरफ से बोला जाता है, जनता को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। बस उनको सुनाना है, बस सुनाना है, दहशत फैला के। दहशत। उनके सामने इतनी निर्मम हत्या करते हैं कि एक की हत्या देख के जो बाकी ग्रामीण है वो डर और दहशत में आ जाए और उनके खिलाफ चाह के भी अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। गला रेतने की जो ज्यादा है उसी में होता है सर। गला रेतते हैं और पेड़ पे लटका देते हैं, कभी कभी मार के। बहुत ही निर्मम हत्या करते हैं। सर आप तो काफी सारे इनकाउंटर फेस किए होंगे, तो कभी ऐसा लगा होगा कि अपन कमजोर पड़ गए हैं, सामने वाली टीम ज्यादा रही होगी, ऐसा कभी आए होंगे मौके भी तो कि आपकी टीम कम रही होगी, सामने वाली टीम ज्यादा, फिर भी आपने लड़े हो, वो स्ट्रेटेजी कैसी रही होगी? ये 30 अक्टूबर 2018 की बात है। विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले दूरदर्शन की एक टीम आई थी। हाँ, वो नीलावाया में पहली बार, नीलावाया ग्राम है अरनपुर थाना क्षेत्र का, पहली बार इलेक्शन होना था जी। वहाँ पे काफी मीडिया बंधु अलग अलग टीम में, नेशनल लेवल की टीमें, स्टेट लेवल की आके देख कर गए थे। दूरदर्शन की भी एक टीम आई, तो उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट किया कि सर आप भी साथ में चलें, कवर करेंगे हम लोग। तो हम लोग सुबह सुबह माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर निकले। करीब 9:30 बजे हम लोग उस गांव के जस्ट पहले थे कि अचानक मुझे फोन आया कि डीजी सीआरपीएफ जो है वो सुकमा जाने वाले हैं, उनको सुकमा में बारिश हो रही है तो वो दंतेवाड़ा उतरने वाले हैं। तो मैं तुरंत वापस हुआ डीजी साहब से मिलने के लिए। मैं वापस हो ही रहा था, करीब 2 किलोमीटर पीछे हटा था कि मुझे फोन आया। वहाँ पे इतना अच्छा मोबाइल टावर रेंज नहीं पकड़ता था उस टाइम। ठक गोली की आवाज आ रही थी फोन पे और मुझे बताया था फायरिंग चल रही है। मैं बहुत डर गया क्योंकि जो पार्टी हम लोग लेके गए थे वो मुश्किल से 25-30 लोगों की थी और वो इलाका नक्सलियों का कोर इलाका था। जब भी नक्सली वहाँ अटैक करते थे 150-200 की संख्या में करते थे। तो मुझे लगा कि कहीं वो कम हो और फोर्स कम पड़ गया। निश्चित दूमे पर 15-20 लड़के थे, उसको लेके तुरंत हम लोग वहाँ पे वापसी में गए। वहाँ अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। मुझे भी लोगों ने मना किया कि सर नहीं चलते हैं, हमारी संख्या बहुत कम है, पहले लोग फंस गए, हम लोग भी फंस जाएंगे। मैंने कहा कि मेरे भरोसे पे वो लोग गए थे, साथ नहीं छोड़ सकते हम लोग, जो होगा साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली बात है। यदि वो मेरे कहने पे गए थे तो हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। हम वहाँ पहुंचे तो इतनी हिम्मत से लड़के लड़ रहे थे। एक लड़का हमारा शहीद हो गया था, सब इंस्पेक्टर। एक मीडिया कर्मी दूसरा कैमरामैन था अच्युतानंद साहू, उसको गोली लग गई थी। 2 लड़के को मेरी गोली लग चुकी थी, लेकिन वो फिर भी गोली लगे हुए हालत में भी वो फायरिंग कर रहे थे। हमारी फोर्स पहुंची, हमने जवाबी फायर किया और हम 30-40 होके, वो 150 के करीब थे, लेकिन तब भी हम हिम्मत से लड़े। उनको हमने दौड़ाया, हमने जो हमारे जो लूटे हुए वेपन थे वो हमने वापस खींच लिए अपनी तरफ और सबको भगाने में हम सफल रहे। और यही कारण रहा कि जो दूरदर्शन के दूसरे 2 मीडिया पर्सनल थे उनकी जान बच पाई और जो 15-20 लोग जो हमारे फंसे हुए थे सिपाही, उनकी जान बच पाई, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। तो जंगल की लड़ाई है, इसमें क्योंकि गुरिल्ला वारफेयर पीछे से हमला करते हैं, वो सिविलियंस पे हमला करते हैं, निहत्थों पे हमला करते हैं। नुकसान पहुंचा के एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई इनकी वजह से एक नुकसान हो गया, जैसे उस समय भी दिए इन लोगों ने, डीडी न्यूज के कैमरामैन को नुकसान हो गया, जान चली गई उसकी। जान चली गई। तो निश्चित रूप से लड़ाई जो एक वार की तरह है, यहाँ कभी अपने को। आप इंटरव्यू में सर इस बताते हुए, घटनाक्रम बताते शायद रो भी दिए थे। बिल्कुल, बहुत ही मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि
सब इंस्पेक्टर के साथ मैं जा रहा था और मुझे इस बात का दुख था कि मैं पीछे मतलब मुझे फोन आ गया और मैं हट गया और ये घटनाक्रम इस तरह से हो गया। तो मन में लगा होगा कि मन में एक छोड़ के गया तो हो हाँ गया। और निश्चित रूप से खराब लगा कि दूरदर्शन वाले भी हमारे भरोसे पे जा रहे थे और कहीं ना कहीं वो नए लोग थे, उन्हें हमें समझाने की आवश्यकता हुई। पेड़ों के ऊपर जो है पर्चे लगे हुए थे, नक्सली पर्चे लगने का मतलब ये है कि नक्सली आसपास है। तो यदि थोड़ा सा ये तो वापस आ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं भी होता तो शायद ये घटना रुक सकती थी। लेकिन समय और काल को कोई रोक नहीं सकता। युद्ध की तरह है, कभी इसमें हार कभी जीत मिलती है। लेकिन निश्चित रूप से ग्रामीणों ने भी, नीलावाया ग्राम है, वहाँ के लोगों ने भी धीरे धीरे चीजों को समझा कि नक्सली जो है वो किसी के नहीं है। वो सबसे ज्यादा ग्रामीणों की बात करते हैं, ग्रामीणों की हत्या करते हैं। हाँ, ग्रामीणों की हत्या कर देते हैं। सबसे ज्यादा ग्रामीणों की हत्या, वो उन्हीं के स्कूल तोड़ते हैं, हॉस्पिटल तोड़ते हैं, विकास की बात करते हैं और कोई भी विकास का चीज वहां तक पहुंचने नहीं देते। ये खराब लगता है कि लोग 50-50 किलोमीटर केवल पीडीएफ का चावल लेने के लिए ग्रामीणों को आना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पूरी सड़कें काट दी हैं। गांव में कोई कनेक्टिविटी नहीं रखी है। गांव में कोई बीमार पड़ता है, डिलीवरी होनी है तो उसको वो खाट में लेके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो खोखली विचारधारा है इसको लोग समझ रहे हैं और मीडिया का भी इसमें बहुत योगदान है। मीडिया, सोशल मीडिया में जो उनकी जो नक्सलियों का अत्याचार है वो अब उजागर होने लगा है। और सोशल मीडिया में एनोनिमिटी है, वो कौन डाल रहा है, कौन वायरल कर रहा है, किसी को पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं अब नक्सलियों से खुल के लोग जो है उनकी चीजों को पर्दाफाश कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि अगले 3-4 वर्षों में नक्सलवाद पूरी तरह से बस्तर से खात्मे की ओर जा रहा है। सर, आप बस्तर से डायरेक्ट दुर्ग आए ना, इससे पहले और कहीं जांजगीर चांपा मैदानी क्षेत्र गए थे, तो वो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि बस्तर में आप लगातार काम किए, जंगल देखे होंगे, नक्सली, वो एक्सपीरियंस फिर कैसे? वहां से सीधा जांजगीर चांपा आया। जांजगीर चांपा में मेरे आने के पहले जब भी रोड एक्सीडेंट होता था तो चक्का जाम हो जाता था गांव में। तो जब भी लोगों ने मुझे बोला सर यहाँ चक्का जाम होता ही होता है एक्सीडेंट के बाद। तो फिर मैं लोगों के साथ संवाद के, भी एक्सीडेंट हुआ पहले मैं ही पहुंचता था। लोगों ने कहा सर आप पहले पहुंचिएगा तो उनका डिमांड बढ़ जाएगा, लेट आइए। पुलिस के अंदर ये भी है। मैंने कहा नहीं, जो है सामने बात हो जाए। जनता कोई गलत चीज तो डिमांड करती नहीं है कभी। और मैंने देखा जब मैं पहुंचने लगा वहां पे, चक्का जाम की स्थिति खत्म हो गई। केवल संवाद यदि हम संवाद करें, लोगों से बात, जनप्रतिनिधियों को हम पर्सनली जाने, तो कहीं कुछ होता है जनप्रतिनिधि हम बात कर सकते हैं, वो चीजें समन्वय बैठा के चीजें सॉल्व हो जाती है। वहां पे 3 महीने ही मैं रहा। शिवरी नारायण में जो है वो राम गमन पथ का इनॉग्रेशन हुआ, वहाँ भी विशाल मूर्ति लगी, तो वहाँ भी भगवान का आशीर्वाद मिला। फिर उसका दुर्ग आ गया। सीधा दुर्ग आ गया। हमारा शहर कैसा लगता है सर? भिलाई बहुत ही अच्छे, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, मिडिल क्लास कल्चर है, मिनी इंडिया है, जैसा साफ सुथरा बढ़िया। बिल्कुल भी ऐसा ही लगता है मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में था, हर राज्य के लोग थे, दोस्त थे। वैसे ही यहाँ पे आपको बिहार के, यूपी के, आंध्रा के, केरला के, हर समाज के लोग यहाँ मिलेंगे, हर जाति के, हर धर्म के, और बहुत समरसता के साथ रहते हैं। काफी मधुर लोग हैं। काफी लोग बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। काफी लोग पेरेंट्स जो है वो काफी बच्चों के साथ मिलजुल के रहते हैं। अभी जितने यहाँ आप एनुअल डे में जाएंगे पूरी भीड़ रहती है पेरेंट्स की, तो कहीं ना कहीं सपने सबके आंखों में आप देख सकते हैं। और काफी अब खुला स्पेस, इतनी ग्रीनरी, आपको टाउनशिप बहुत प्यारा लगता है। पटरी पार में सर ट्रैफिक एक इशू है, उसको थोड़ा सा आपको लगता है कि करना चाहिए, लेकिन तब भी काफी विकास हुआ है। देखिए रोड हर जगह अच्छे बन गए। इवन आप पटरी पार भी जाएंगे, आपको सीसी रोड हर जगह मिलेगा, हर जगह पानी की सुविधा है, हर जगह सैनिटेशन की सुविधा है। तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, लोग की समझदारी आ रही है, और रख रखाव इम्प्रूव हो रहा है। तो लोगों का जो सोच है वो धीरे धीरे बदल रहा है। चलो, तो फिर गाड़ी में संगवारी सर यही समाप्त करते। बहुत सारी बातें हो गई, आपको भी अच्छा लगा होगा खुल के बातें की, और इसी बहाने आपने भी अपना शहर देख लिया और कहाँ कुछ चल रहा है। आपने सर मुझे लगता है कि आप पॉइंट किए होंगे कुछ जगह पे ये कमी है, उसको सुधार लेंगे चलते। बिल्कुल, और उसमें भी की जाएगी। यही फायदा है, लगातार फीडबैक हमें, ओपन फीडबैक हर जगह से आ रहा है, मीडिया से आए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, नगर निगम के लोग हैं, सरकारी अमला है, सबसे हम फीडबैक ले रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम भिलाई को जो है पुलिसिंग के मामले में देश में एक मॉडल के रूप में, भिलाई मॉडल के रूप में ला पाए। ये हमारा इंटरव्यू जो है जिस कार में हमने शूट किया है, ये ब्रेजा कार है, मारुति सुजुकी की ब्रेजा कार। मारुति सुजुकी मतलब देश की सबसे पसंदीदा कंपनी है। और आपको अगर गाड़ी के बारे में कोई इंक्वायरी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप चौहान ऑटोमोबाइल में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बहुत प्यारी गाड़ी, हमको भी अच्छा कंफर्टेबल लगा सर।
तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, और गाड़ी में संगवारी हमारा लगातार एपिसोड आएगा, बहुत सारे लोगों से बातचीत होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको बहुत सारे एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव जैसे, IPS अभिषेक पल्लव जैसे और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो सर विदा चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।